बच्चों, आइए फिजिक्स की अगली क्लास के अंतर्गत आज हम दो हेडिंग पढ़ेंगे, जिसमें अगली हेडिंग है स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए, स्थिर वैद्युत बल जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो कि कूलाम के नियम के अनुसार हम दो स्थिर आवेशों के बीच वैद्युत बल ज्ञात कर सकते हैं, जबकि पिछली कक्षा में आपने मतलब कक्षा 11 में गुरुत्वाकर्षण बल भी पढ़ा होगा। दोनों बलों की आज हम तुलना पढ़ेंगे, इनका कंपैरिजन पढ़ेंगे। तो देखिए, स्थिर वैद्युत बल क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई कण A है, ये कोई कण B है। इसका मान लीजिए पहले का द्रव्यमान m1 है और दूसरे कण का द्रव्यमान का है m2 है। पहले कण का द्रव्यमान m1 है, दूसरे कण का द्रव्यमान क्या है m2 है। तो इस कंडीशन में मान लीजिए पहले पर कण पर आवेश q1 है और दूसरे कण पर आवेश क्या है q2 है। तो इस स्थिति में दोनों कणों के बीच दो बल कार्य करेंगे। इस स्थिति में दोनों कणों के बीच दो बल कार्य करेंगे, यानी दो आवेशित कणों के बीच दो बल कार्य करते हैं। दो स्थिर आवेशित कणों के बीच दो बल कार्य करते हैं। आपको क्या लिखना है इसमें लिखना है दो स्थिर आवेशित कणों के बीच दो बल कार्य करते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है गुरुत्वाकर्षण बल। नंबर 1 क्या होता है, पहला होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। और दूसरा जो होता है ये होता है वैद्युत बल। क्या होता है, वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल। तो इनकी तुलना करेंगे। तुलना में हम कुछ समानताएं देखेंगे और कुछ असमानताएं देखेंगे। आइए सबसे पहले इनके बीच हम समानताओं पर चर्चा करें। सबसे पहले हम समानताएं देखेंगे। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल का जो सूत्र होता है Fg। समानताएं देखेंगे। समानताओं के अंतर्गत पहले हम गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र लिखेंगे। Fg का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दो द्रव्यमानों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है उसका सूत्र होता है कैपिटल G m1 m2 अपान r²। जबकि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उसको Fi से रिप्रेजेंट करते हैं। Fi बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपान r²। तो इस प्रकार से दोनों में देखिए ये r दोनों में प्रेजेंट है। r क्या है, r है दोनों कणों के बीच की दूरी, दोनों कणों के बीच की दूरी। तो इस प्रकार से पहली समानता क्या हो गई। देखिए, यहाँ पर अगर इस चीज को हम नियतांक मानकर हटा दें तो ये जो Fg है ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r² के। जब कोई कांस्टेंट मानकर राशि हटाओगे तो बराबर का चिन्ह अनुक्रमानुपाती में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ इसको अगर हम इस राशि को कांस्टेंट मानकर हटा दें तो यहाँ पर Fi जो है ये डायरेक्टली यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, r² के। तो इस प्रकार से दोनों बल का मतलब पहली हेडिंग डाल लेंगे। जैसे हेडिंग आपने डाल ली स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, उसमें सबसे पहले लिखोगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच दो बल कार्य करते हैं। नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल, नंबर 2 वैद्युत बल। फिर अगली हेडिंग इसी के अंतर्गत डालोगे दोनों बलों में समानताएं या केवल समानताएं। तो समानताओं में क्या लिखोगे, दोनों बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दोनों बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यह समानताओं की पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे, दोनों बल केंद्रीय होते हैं तथा संरक्षी होते हैं। केंद्रीय का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए पहला कण है, ये दूसरा कण है, तो ये बल इनको केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगते हैं। ये बल जो होते हैं, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो चाहे वैद्युत बल हो, दोनों बल केंद्रीय होते हैं। मान लीजिए पहले कण का केंद्र C1 है और दूसरे कण का केंद्र क्या है, C2 है। तो C1 C2 को जो रेखा मिलाएगी उसी के अनुदिश ये कार्य करेंगे। तो दोनों बल केंद्रीय होते हैं तथा संरक्षी होते हैं। संरक्षी होने का क्या मतलब होता है, थोड़ा एक बार समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए
ये M1 द्रव्यमान का पिंड है और ये M2 द्रव्यमान का पिंड है। इन पर आवेश Q1 Q2 है। इनके बीच मान लीजिए 10 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन का। यहाँ इन्हीं के पास में एक तीसरा पिंड आप लाकर रख दीजिए जिसका द्रव्यमान M3 हो। तब क्या होगा? इनके भी बीच एक बल लगेगा और इसके बीच भी बल एक लगेगा। लेकिन इसके बीच लगने वाला बल, इसके बीच लगने वाला बल इस M1 और M2 के बीच लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। इसलिए इन बलों को संरक्षी बल भी कहते हैं। इसी प्रकार आवेशों में भी होता है। जैसे मान लीजिए पहला ये आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है और तीसरा आवेश Q3 लाकर रख दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर स्थिर आवेशों के बीच वैद्युत बल अगर 10 न्यूटन पहले से है, तो अगर तीसरा आवेश भी हम लाकर रख देंगे तो इस वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर 8 न्यूटन का बल लगने लगा, इसके बीच 7 न्यूटन का बल लगने लगा। लेकिन ये अगर पहले 10 न्यूटन था तो अब भी 10 न्यूटन लगेगा। तो दो समानताएं आप इस प्रकार समझ गए होंगे कि पहली समानता दोनों बलों के बीच में क्या है कि दोनों बल दूरी के व्युत्क्रम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होते हैं। दोनों बल दूरी के व्युत्क्रम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होते हैं। और दूसरे पॉइंट में लिखोगे कि दोनों बल केंद्रीय तथा संरक्षी होते हैं। दोनों बल केंद्रीय तथा संरक्षी होते हैं। इसके बाद आएंगे इसकी असमानताओं की ओर। इसके बाद आएंगे इन बलों की असमानताओं की ओर कि इनमें कौन कौन सी असमानताएं होती हैं। तो देखिए असमानताएं क्या क्या हैं। ये इसकी दूसरी हेडिंग है। इसी के अंतर्गत दोनों बलों में असमानताएं जो है वो निम्नलिखित हैं। पहली असमानता क्या है? देखिए पहली असमानता ये है कि वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो सदैव आकर्षण का ही होता है। तो पहली असमानता में क्या लिखोगे कि जो वैद्युत बल है वो क्या है? वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। क्योंकि अगर हमने पीछे बढ़ाया है प्लस है तो उनके बीच प्रतिकर्षण लगेगा, माइनस है तब भी प्रतिकर्षण लगेगा, एक प्लस है दूसरा माइनस तब आकर्षण लगेगा। जबकि तो वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है तथा गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का होता है और वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। दूसरे पॉइंट में लिखोगे वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। वैद्युत बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे दो प्रोटॉनों के बीच अगर देखा जाए तो जो वैद्युत बल होता है दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना अधिक होता है। दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना अधिक होता है। जबकि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच अगर देखा जाए तो वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। तो इस प्रकार से दो असमानताएं आपके समझ में आ गई होंगी कि वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का होता है। दूसरे पॉइंट में लिखोगे कि वैद्युत बल जो होता है वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कई गुना अधिक होता है। जैसे दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना अधिक होता है, जबकि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 गुना अधिक होता है। अगले पॉइंट में लिख लोगे कि वैद्युत बलों की प्रकृति से हमें पता है कि आवेशित कण दो प्रकार के होते हैं, यानी आवेश दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत बलों की प्रकृति से हमें पता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं।
नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश। जबकि द्रव्यमान सदैव एक ही प्रकार के होते हैं। दो कणों के द्रव्यमान एक ही प्रकार के होंगे, जबकि दो कणों के आवेश भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं सतत आवेश वितरण की ओर। तो ये 2-3 पॉइंट आप इनकी असमानताओं में लिख सकते हो। इसको रब किए देते हैं। देखिए सतत आवेश वितरण। ये सतत आवेश वितरण क्या होता है? जब किसी पृष्ठ पर आवेश का वितरण सतत रूप से हो, मान लीजिए कोई पृष्ठ है, कोई वस्तु है, इस पर आवेश का वितरण सतत माने लगातार कंटिन्यूअस हो। जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण सतत हो तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। सतत आवेश वितरण में आप लोगों को क्या लिखना है? सतत आवेश वितरण के अंतर्गत लिखना है जब किसी वस्तु पर, मान लीजिए कोई वस्तु है, तो इसमें लिखोगे जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण सतत हो। आवेश का वितरण क्या हो? सतत हो, तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश वितरण का मतलब यह नहीं होता है कि आवेशों के बीच, आवेशित कणों के बीच कोई अंतराल नहीं है। आवेशित कणों के बीच अंतराल होता है, परंतु यह अति सूक्ष्म होता है, इसलिए हम इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। दूसरी कंडीशन में ये समझ लीजिए, मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पर एक आवेशित कण, एक आवेशित कण, एक इस प्रकार से आवेशित कण है। ये कण लगातार है, लेकिन इनके बीच अंतराल है। तो सतत आवेश वितरण में आवेश का वितरण एक समान होता है, परंतु अगर देखा जाए तो इनके बीच सूक्ष्म अंतराल होता है आवेशित कणों के बीच। तो यानी अब सतत आवेश वितरण के अंतर्गत आपको क्या लिखना है? यदि किसी वस्तु पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो, तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। वस्तु के आकार के हिसाब से ये 3 प्रकार का हो सकता है या 3 विमीय हो सकता है। वस्तु के आकार के हिसाब से ये 3 विमीय हो सकता है। नंबर 1 1 विमीय, नंबर 2 2 विमीय, नंबर 3 3 विमीय। विमा का मतलब दिशा होती है। जैसे एक दिशा के अनुदिश अगर वितरित है तो उसे 1 विमीय कहेंगे। 2 दिशाओं के अनुदिश अगर है तो उसे हम 2 विमीय कहेंगे। और अगर 3 दिशाओं के अनुदिश है, जैसे कि आइए अक्षों के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये z अक्ष है। अगर आवेश केवल मान लीजिए x y z अक्षों में से एक ही अक्ष के अनुदिश हो तो हम इसे 1 विमीय कहेंगे। और अगर 2 दिशाओं में हो, x की भी दिशा में हो, y की भी दिशा में हो, तो इसे हम 2 विमीय कहेंगे। और अगर इसके साथ साथ तीनों अक्षों की दिशाओं में हो, x y z, तो इसे हम त्रिविमीय कहेंगे। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत अगली हेडिंग डालें। वितरण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? एक विमीय या इसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, एक विमीय या रेखीय आवेश वितरण। नंबर 2 होता है 2 विमीय या क्षेत्रीय आवेश वितरण। क्षेत्रीय आवेश वितरण। नंबर 3 त्रिविमीय। नंबर 3 त्रिविमीय या आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। तो इस प्रकार से किसी वस्तु के आकार के हिसाब से आवेश का वितरण 3 प्रकार का हो सकता है। एक विमीय या रेखीय आवेश वितरण, 1 डायमेंशन आर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 2 डायमेंशन आर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 3 डायमेंशन आर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस प्रकार से आइए आगे सबसे पढ़ते हैं एक विमीय या रेखीय आवेश वितरण। तो देखिए एक विमीय या रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, अगली हेडिंग डालोगे एक विमीय या रेखीय आवेश वितरण। इसके अंतर्गत क्या लिखना है? जब किसी वस्तु पर आवेश, जैसे मान लीजिए कोई रेखा है, ये क्या है, मान लीजिए कोई रेखा है, तो जब अगर इस रेखा पर आवेश का वितरण एक समान है तो इसे एक विमीय माना जाएगा। अगर किसी रेखा के अनुदिश आवेश का वितरण है, यानी रेखा में सिर्फ लंबाई के अनुदिश आवेश का वितरण है परंतु चौड़ाई के अनुदिश आवेश का वितरण नहीं है, ऐसा नहीं है
इस रेखा में मान लीजिए कोई तार है, पतला तार है, तो मान लीजिए इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई है 1 मीटर और चौड़ाई है 0.1 मिलीमीटर। तो 0.1 मिलीमीटर के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो 1 मीटर जो है ये 10,000 गुना है। कितने गुना है? यानी अगर 1 मीटर लंबा तार है जिसका डायमीटर यानी जिसका जो व्यास है वो मान लीजिए 0.1 मिलीमीटर है, यानी जो चौड़ाई है व्यास है वो 0.1 मिलीमीटर है, और जबकि इसकी लंबाई क्या है 1 मीटर है, तो हम 0.1 मिलीमीटर के रिस्पेक्ट में 1 मीटर को जब देखेंगे तो ये 10,000 गुना है। 10,000 गुना होने के कारण इस लंबाई के रिस्पेक्ट में इसकी चौड़ाई लगभग 0 है, तो इसमें हम केवल लंबाई मानेंगे, हम मानेंगे केवल इसमें लंबाई प्रेजेंट है जबकि इसमें चौड़ाई प्रेजेंट नहीं है, इसको 0 मानकर छोड़ देंगे। तो अगर किसी रेखा पर या जब आवेश का वितरण, इसमें देखिए क्या लिखना है आपको, एक मिमी या रेखीय आवेश वितरण में लिखना है जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश हो, जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश हो तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। उम्मीद है ये भाषा आप लिख सकते हो। जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश हो तो इसे क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसी के अंतर्गत हेडिंग डालेंगे रेखीय आवेश घनत्व। क्या डालेंगे, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो रेखीय आवेश वितरण के अंतर्गत हेडिंग है रेखीय आवेश घनत्व। देखिए रेखीय आवेश घनत्व क्या है, मान लीजिए कोई रेखा है AB, ये कोई रेखा क्या है AB, जिसकी लंबाई मान लीजिए क्या है L है, जिसकी लंबाई क्या है L है, और इस पर टोटल वितरित आवेश प्लस Q है। इस पर यहाँ से यहाँ तक जो टोटल चार्ज है वो कितना है, Q है। तो किसी रेखा पर उपस्थित आवेश की मात्रा तथा उस रेखा की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किससे, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से आपने क्या समझा रेखीय आवेश घनत्व में, कि किसी रेखा पर उपस्थित आवेश की मात्रा तथा उस रेखा की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं तथा इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसमें देखिए यदि मान लीजिए L बराबर कितना हो जाए 1, यानी एकांक हो जाए, एकांक का मतलब 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, तो लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर होगा किसके, Q के, क्योंकि L के स्थान पर क्या डाल देंगे 1। इस प्रकार से यहाँ से हम दूसरी परिभाषा इसकी दे सकते हैं, किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं तथा इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। आइए इसके बाद पढ़ते हैं क्षेत्रीय आवेश वितरण। क्षेत्रीय आवेश वितरण को क्या कहते हैं, तो दूसरी हेडिंग डाल लोगे द्विविमीय या क्षेत्रीय आवेश वितरण। द्विविमीय क्षेत्रीय आवेश वितरण, 2 डायमेंशनल आर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए क्षेत्रीय आवेश वितरण क्या होता है, जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुदिश हो, तो इसे क्या कहते हैं, क्षेत्रीय आवेश वितरण कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें लंबाई भी प्रेजेंट है और चौड़ाई भी प्रेजेंट है, यानी यह इस पर वितरित आवेश लंबाई के अनुदिश भी उपस्थित है और चौड़ाई के अनुदिश भी उपस्थित है। तो इस प्रकार से इसे हम क्षेत्रीय आवेश वितरण कहेंगे, क्योंकि देखा जाए तो एक क्षेत्रफल के अनुदिश वितरित है। तो इसकी हम भाषा क्या लिखेंगे, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो, या जब आवेश किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्षेत्रीय आवेश वितरण कहते हैं। तो ये भाषा उम्मीद है आप लोग लिख लोगे
कि जब आवेश किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो तो इसे ही क्या कहते हैं, द्विविमीय या क्षेत्रीय आवेश वितरण कहते हैं। मान लीजिए लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है इस शीट का। मान लीजिए क्षेत्रफल क्या है, ए है, और इस पर प्रेजेंट आवेश की मात्रा जो है वो प्लस क्यू है। इस पर टोटल जो आवेश है वो कितना है, प्लस क्यू है। तो अगली हेडिंग इसी के अंतर्गत क्या डालेंगे, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। जैसे पिछली हेडिंग में आपने पढ़ा रेखीय आवेश घनत्व, उसी प्रकार से इसमें पढ़ोगे क्षेत्रीय आवेश घनत्व। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी इंग्लिश क्या लिखोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, किसी पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा, किसी पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा तथा पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात को, ये अंश बटे हर में जो लिखा है इसको हम अनुपात में भी लिख सकते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है 3/4, तो यही तो है, इस बटे को हम अनुपात में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/4। तो किसी पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा तथा पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात को क्षेत्रीय आवेश वितरण कहते हैं और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सिग्मा। तो सिग्मा बराबर क्या फार्मूला होता है, Q अपान ए। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपान ए। इसमें देखिए यदि सिग्मा बराबर Q अपान ए होता है, इसमें यदि ए बराबर क्या कर दिया जाए, 1 कर दिया जाए, 1 का मतलब एकांक कर दिया जाए, 1 वर्ग मीटर कर दिया जाए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया जाए, इस टाइप से। तो यदि ए की वैल्यू एकांक हो, यूनिट हो, देन तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q, क्योंकि ए की जगह पर 1 हो जाएगा, तो इस प्रकार से सिग्मा इज इक्वल टू Q हो जाएगा। यहाँ से इसकी हम दूसरी भाषा क्या लिख सकते हैं, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, कितने क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को उस पृष्ठ का क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं, उस पृष्ठ का क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं, या इसे ही हम पृष्ठीय आवेश घनत्व भी कहते हैं। क्षेत्रीय को ही क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इसे ही क्षेत्रीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली हेडिंग की ओर। अगली हेडिंग है त्रिविमीय। क्या है, त्रिविमीय या आयतन, त्रिविमीय या आयतन आवेश वितरण। तो देखिए त्रिविमीय या आयतन आवेश वितरण क्या होता है। मान लीजिए कोई एक ऐसी वस्तु है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों प्रेजेंट है। मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु है जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, तो इसके पास एक आयतन होगा। तो इसके पास क्या होगा, एक आयतन होगा। जैसे पिछली वाली जो क्षेत्र था उसमें ऊंचाई नहीं थी, लंबाई चौड़ाई थी, और जो उसकी मोटाई, जैसे कोई सीट थी तो उस सीट की मोटाई लगभग लंबाई चौड़ाई के रिस्पेक्ट में बहुत सूक्ष्म मानकर, जीरो मानकर छोड़ देंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें लंबाई भी पर्याप्त है, चौड़ाई भी पर्याप्त है और ऊंचाई भी पर्याप्त है। तो इसका मतलब इसके पास एक आयतन प्रेजेंट है, इसके पास एक आयतन उपस्थित है। तो इस प्रकार से जब आवेश का वितरण किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर हो, जब आवेश का वितरण किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर एक समान हो, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे त्रिविमीय या आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो ये भाषा आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, जब आवेश का वितरण किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर एक समान हो, जब आवेश का वितरण किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर एक समान हो, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्षेत्रीय, माफ कीजिएगा, तो इसे आयतन आवेश वितरण या त्रिविमीय आवेश वितरण कहते हैं। दोबारा हम फिर रिपीट कर रहे हैं, यदि किसी वस्तु पर आवेश का वितरण एक समान उसके संपूर्ण आयतन पर हो तो इसे त्रिविमीय या आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अगली हेडिंग इसमें डालोगे आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। तो मान लीजिए इस पर टोटल चार्ज Q है, टोटल चार्ज कितना है इस पर, टोटल चार्ज इसका Q मान लीजिए, और इसका कुल आयतन मान लीजिए V है, कुल आयतन क्या है, V है। तो आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, किसी पृष्ठ पर, माफ कीजिएगा, किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर उपस्थित आवेश तथा वस्तु के आयतन के अनुपात को,
किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर उपस्थित आवेश Q तथा वस्तु के आयतन V के अनुपात को क्या कहते हैं? इसे आयतन आवेश घनत्व कहते हैं और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। पिछले वाले को क्षेत्रीय आवेश घनत्व को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया गया था और आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई रो। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि रो क्या होता है। किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा तथा वस्तु के आयतन के अनुपात को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसमें देखिए यदि B बराबर कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो रो बराबर किसके हो जाएगा, Q के। यहाँ से इसकी दूसरी भाषा हम क्या लिख सकते हैं, किसी वस्तु के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो इस क्लास को 1-2 बार अगर आप लोग देख लोगे तो उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ जाएगी। और बच्चों कमेंट में बताना ये क्लास हमारी आपको कैसी लगी, और जल्द ही हम आपके समक्ष एक नई क्लास लेकर के उपस्थित होंगे।